नमस्कार। एक नई सुबह की शुरुआत के साथ हम हाजिर हैं एक नए अंदाज में खबरों के साथ। मैं हूं जया सिन्हा। संसद में गूंज रहा है ऑपरेशन सिंदूर। भारतीय जाबाजों को फिर सलाम कर रहा है देश। लोकसभा के बाद आज राज्यसभा में भी ऑपरेशन सिंदूर पर होगी चर्चा। तो वहीं अगर बात करें राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की, तो आज उसे 5 साल पूरे हो रहे हैं। हमारे जैसे देश में यानी कि भारत में, जहां हम ज्यादा ढांचागत सिस्टम के आदी हैं, वहां शैक्षणिक आजादी और खोज की सोच एनईपी ने नई क्रांति की शुरुआत की है। आइए हम नया सवेरा की शुरुआत करते हैं सुर्खियों के साथ। लोकसभा में रात 1 बजे तक चली ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा। आज दोपहर 12 बजे गृह मंत्री अमित शाह रखेंगे अपनी बात। नेता विपक्ष राहुल गांधी समेत अन्य सांसद भी बहस में होंगे शामिल। राज्यसभा में भी आज ऑपरेशन सिंदूर पर शुरू होगी 16 घंटे की चर्चा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह करेंगे शुरुआत। विपक्ष की ओर से मल्लिकार्जुन खड़गे होंगे पहले वक्ता। विधेयकों पर निर्णय के लिए समय सीमा तय करने के मामले में प्रेसिडेंशियल रेफरेंस पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज। केंद्र और राज्य सरकारों के जवाब के आधार पर सुना जाएगा केस। सोनिया और राहुल गांधी को नेशनल हेराल्ड केस में समन दिया जाए या नहीं, आज ईडी की चार्जशीट पर संज्ञान लेने के मामले में दिल्ली की अदालत दे सकती है फैसला। और अमेरिका चीन में टैरिफ समझौते पर स्टॉकहोम में आज फिर हो सकती है बातचीत। ट्रंप और शी की बैठक से व्यापार तनाव कम होने की उम्मीद। और ऑपरेशन सिंदूर पर सोमवार को लोकसभा में करीब 11 घंटे चर्चा हुई। सदन की कार्यवाही दोपहर 2:05 पर शुरू हुई और आधी रात 12:52 तक चली। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सोमवार को लोकसभा में पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत की सैन्य प्रतिक्रिया ऑपरेशन सिंदूर पर विशेष चर्चा शुरू की और कहा कि ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ सैन्य कार्यवाही नहीं बल्कि आतंकवाद के खिलाफ कड़ा एक्शन था। इसके बाद कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई समेत विपक्षी दलों के अन्य सदस्यों ने बहस में हिस्सा लिया और कुछ सवाल सरकार के सामने रखे। इस पर विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि 189 देशों ने ऑपरेशन सिंदूर का समर्थन किया और कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति के साथ पीएम मोदी की 22 अप्रैल से 17 जून तक कोई बातचीत नहीं हुई। उन्होंने अमेरिका के साथ किसी भी स्तर पर व्यापार पर चर्चा की बात को भी खारिज किया। और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज राज्यसभा में भी चर्चा की शुरुआत करेंगे। लेकिन जानते हैं कि कल उन्होंने लोकसभा में क्या कुछ कहा और कैसे विपक्ष को घेरा। राजनाथ सिंह ने कहा कि विपक्ष ने एक बार भी नहीं पूछा कि हमने दुश्मन के कितने विमान गिराए। कभी कभी हमारे प्रतिपक्ष के लोग ये पूछते रहे हैं कि हमारे कितने विमान गिरे। मुझे लगता है उनका यह प्रश्न हमारी राष्ट्रीय जनभावनाओं का सही से प्रतिनिधित्व नहीं कर रहा है। मुझे लगता है उन्होंने एक बार भी हमसे यह नहीं पूछा कि हमारी सेनाओं ने दुश्मन के कितने विमान मार गिराए। यदि उन्हें प्रश्न पूछना ही है अध्यक्ष महोदय, तो उनका प्रश्न यह होना चाहिए, क्या भारत ने आतंकवादी ठिकानों को तबाह किया? तो उसका उत्तर है हाँ। मैं विपक्ष के सम्मानित साथियों से कहना चाहता हूं कि आपको प्रश्न पूछना है तो यह प्रश्न पूछिए, क्या ऑपरेशन सिंदूर सफल रहा? तो उसका उत्तर है हाँ। आपको प्रश्न पूछना है तो यह प्रश्न पूछिए
कि जिन आतंकियों ने हमारी बहनों, हमारी बेटियों का सिंदूर मिटाया, क्या हमारी सेनाओं ने ऑपरेशन सिंदूर में उन आतंकियों के आकाओं को मिटाया? तो इसका उत्तर है हाँ। और आपको प्रश्न पूछना है तो यह पूछिए, आपको प्रश्न पूछना है तो यह पूछिए कि इस ऑपरेशन में क्या हमारे जाबाज सैनिकों को कोई क्षति हुई है? तो उसका उत्तर है नहीं। यदि मैं इसे और भी प्रैक्टिकल तरीके से समझाऊं तो किसी भी परीक्षा के परिणाम में रिजल्ट मैटर करता है। यदि किसी परीक्षा में कोई बच्चा अच्छे मार्क्स लेकर आ रहा है तो हमारे लिए उसके मार्क्स मैटर करने चाहिए। हमें इस बात का ध्यान नहीं रखना चाहिए कि एग्जाम के दौरान उसकी पेंसिल टूट गई थी या उसकी पेन खो गई। अध्यक्ष महोदय, अल्टीमेटली रिजल्ट मैटर करता है और रिजल्ट यह है, अध्यक्ष महोदय, अल्टीमेटली रिजल्ट मैटर करता है और रिजल्ट यह है अध्यक्ष महोदय कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमारी सेनाओं ने जो लक्ष्य निर्धारित किया था उन लक्ष्यों को पूर्ण रूप से प्राप्त करने में हमने कामयाबी हासिल। अध्यक्ष महोदय, ऑपरेशन सिंदूर का ओवरऑल पॉलिटिको मिलिट्री ऑब्जेक्टिव यह था कि आतंकवाद के रूप में प्रॉक्सी वार लड़ रहे पाकिस्तान को सजा दी जाए और इसी वजह से आर्म फोर्सेस को पूरी आजादी दी गई थी कि वो अपने टारगेट खुद चुने और करारा जवाब दें। और इस ऑपरेशन का उद्देश्य कोई भी युद्ध छेड़ना नहीं था, बल्कि फोर्स के डिमॉन्स्ट्रेटिव यूज से एडवर्सरी को झुकने के लिए मजबूर करना था। 10 मई की सुबह जब भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान की मल्टीपल एयरफील्ड्स पर करारा प्रहार किया तो पाकिस्तान ने हार मान ली है अध्यक्ष महोदय, और हॉस्टिलिटी रोकने की कोशिश की। अब रोक दीजिए महाराज। उन्होंने एक कोशिश की, हमारे डीएमओ से बात की, महाराज अब रोक दीजिए, बहुत हो गया। यह पेशकश इस कैबिनेट के साथ स्वीकार की गई थी। सुने, रुकिए तो रुकिए, बता दो अब बैठ तो आपको मौका मिलेगा। यह क्यों रुका, इसका पहले ही मैं पूरी तरह से वर्णन कर चुका हूं अध्यक्ष महोदय। मैं नेता प्रतिपक्ष को बहुत सम्मान के साथ कहना चाहता हूं कि कृपया एक बार मेरा पूरा भाषण पूछ लें। आपको प्रश्न पूछने की पूरी आजादी है, आप पूछ सकते हैं, मैं उसका उत्तर दूंगा। यह पेशकश इस कैबिनेट के साथ स्वीकार की गई हम लोगों के द्वारा कि यह ऑपरेशन केवल पाज किया गया है, स्थगित किया गया है। यह ऑपरेशन समाप्त नहीं हुआ है अध्यक्ष महोदय। अगर पाकिस्तान की ओर से भविष्य में कोई भी मिस एडवेंचर हुआ तो यह ऑपरेशन अध्यक्ष महोदय, मैं सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं, दोबारा प्रारंभ हो। इस सैन्य कार्रवाई में एक अनुमान के अनुसार 100 से अधिक आतंकवादी, उनके ट्रेनर, उनके प्रशिक्षक, उनके हैंडलर लश्कर-ए-तोयबा और हिजबुल मुजाहिदीन जैसे आतंकवादी संगठनों से संबंधित थे। ये वही आतंकी संगठन हैं जिन्होंने पाकिस्तान की सेना और आईएसआई का जिन्हें खुला समर्थन प्राप्त है। तो ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ है, सिर्फ पॉज हुआ है। सिर्फ अगर पाकिस्तान एक बार भी फिर किसी तरह की कोई भी नापाक हरकत करता है तो ऑपरेशन सिंदूर फिर शुरू किया जाएगा, साफ तौर पर यहां पर रक्षा मंत्री ने संसद में कहा। लोकसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा के दौरान विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान 189 देशों ने ऑपरेशन सिंदूर का समर्थन किया। विदेश मंत्री ने अमेरिका के साथ किसी भी स्तर पर व्यापार पर चर्चा की बात को खारिज किया और कहा कि 22 अप्रैल से 17 जून तक पीएम मोदी और ट्रंप के बीच कोई बातचीत नहीं हुई। Now, I want to make two things very clear, sir. One,
at no stage in any conversation with the United States was there any linkage with trade and what was going on. Secondly, please listen. Secondly, there was no call between the Prime Minister and President Trump from the 22nd of April, when President Trump called up to convey his sympathy, and the 17th of June, when he called up Prime Minister in Canada to explain why he could not meet. ऑपरेशन सिंदूर पर लोकसभा में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के संबोधन की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तारीफ की है। पीएम ने रक्षा मंत्री के संबोधन को उत्कृष्ट बताया। प्रधानमंत्री ने एक्स पर कहा कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारत के सुरक्षा तंत्र की सफलता और ऑपरेशन सिंदूर में हमारे सशस्त्र बलों के साहस पर गहन दृष्टिकोण प्रस्तुत किया है। सोशल मीडिया पर उन्होंने कहा कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का उत्कृष्ट संबोधन, उन्होंने भारत के सुरक्षा तंत्र की सफलता और ऑपरेशन सिंदूर में हमारे सशस्त्र बलों के साहस पर गहन दृष्टिकोण प्रस्तुत किया है। यहां पर प्रधानमंत्री ने रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री के संबोधन को सराहा। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर का संबोधन उत्कृष्ट रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा, उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि कैसे ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से आतंकवाद के खतरे से लड़ने में भारत ने यहां पर अहम भूमिका निभाई है और उनके दृष्टिकोण ने दुनिया के सामने स्पष्ट रूप से आया है। कैसे भारत का जो दृष्टिकोण है आतंकवाद के खतरे से लड़ने का, वो यहां पर विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने पूरे विश्व को समझाया। तो ये तो रही कल की बात, लेकिन अगर हम आज की बात करें तो आज भी संसद में ऑपरेशन सिंदूर की गूंज सुनाई देगी। लोकसभा में आज भी ऑपरेशन सिंदूर पर आगे की चर्चा जारी रहेगी। गृह मंत्री अमित शाह आज दोपहर 12 बजे इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। वहीं कांग्रेस की तरफ से नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और केसी वेणुगोपाल भी वक्ताओं की सूची में शामिल हैं। समाजवादी पार्टी की ओर से अखिलेश यादव आज बहस में हिस्सा लेंगे। और लोकसभा के अलावा आज राज्यसभा में भी ऑपरेशन सिंदूर की गूंज सुनाई देगी। लोकसभा की तरह राज्यसभा में भी चर्चा के लिए 16 घंटे का समय तय किया गया है। आज दोपहर 2 बजे से उच्च सदन में चर्चा की शुरुआत होगी। यहां भी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह चर्चा की शुरुआत करेंगे। सरकार की तरफ से जेपी नड्डा और निर्मला सीतारमण भी मुख्य वक्ता होंगे। नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे विपक्ष की ओर से पहले वक्ता होंगे। तृणमूल की सयानी घोष, समाजवादी पार्टी के प्रोफेसर राम गोपाल यादव सहित शिवसेना उद्धव गुट से सांसद प्रियंका चतुर्वेदी चर्चा में शामिल होंगी। तो राज्यसभा में भी आज ऑपरेशन सिंदूर को लेकर चर्चा होगी और लोकसभा में ऑपरेशन सिंदूर को लेकर चर्चा हो रही है। चर्चा के दौरान भाजपा सांसद अनुराग सिंह ठाकुर ने कांग्रेस और नेता विपक्ष राहुल गांधी पर तीखा हमला किया। अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान 2.5 मोर्चे पर लड़ाई लड़ रहा था। इसमें 2 मोर्चों का सबको पता था, लेकिन आधा मोर्चा राहुल गांधी और कांग्रेस था। अनुराग ठाकुर ने कहा कि देश ने कांग्रेस और राहुल गांधी का असली चेहरा देख लिया है और वे पाकिस्तान के पोस्टर बॉय बन चुके हैं। एलओपी लीडर ऑफ ऑपोजिशन से एलओपी लीडर अपोजिंग भारत बन गए हैं। उनके एजेंडे पे केवल भारत का विरोध है, भारतीय सेना का विरोध है और भारत के प्रधानमंत्री का विरोध करना ही लिखा है। इसलिए आज से उनको एलओबी कहना शुरू करना पड़ेगा। और मैं एक बात जरूर कहूं, पता नहीं वो कांग्रेस के पोस्टर बॉय बन पाए ना बन पाए, लेकिन पाकिस्तान के प्रोपेगेंडा के पोस्टर बॉय राहुल गांधी बन गए हैं। ये लोग कभी हिंदू आतंकवाद कहते हैं, कभी पाकिस्तान को बचाने के लिए आते हैं। कांग्रेस पार्टी में पाकिस्तान के इतने बड़े बड़े एडवोकेट आज हैं कि पाकिस्तान अपनी पैरवी बाद में करता है, कांग्रेस के नेता उनकी पैरवी करने के लिए पहले खड़े हो जाते हैं। पाकिस्तान और पाकिस्तान सरकार
लश्करे राहुल के बयानों को अपने पक्ष में इस्तेमाल कर रही है। और यही नहीं, पाकिस्तान सेना के प्रोपेगेंडा वीडियो में कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उनके बयान को लेकर पूरी दुनिया भर में दिखाया जा रहा है। मुझे पहले लगता था इनको दिक्कत मोदी जी से है, लेकिन अब मुझे पूर्ण विश्वास है इनकी दिक्कत मातृभूमि से भी है। और आइए अब सीधे रुक करते हैं हमारे संवाददाता निशांत राय इस वक्त हमारे साथ और जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। निशांत, यहाँ पर कल जिस तरह से हमने देखा लोकसभा में करीब 11 घंटे ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा यहाँ पर चलती नजर आई। किस तरह से देखते हैं, काफी अहम मुद्दों पर यहाँ पर बहुत ही साफ गोई से साफ शब्दों से सरकार ने विपक्ष के हर सवाल का जवाब दिया। और बेहद महत्वपूर्ण यहाँ पर कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है, सिर्फ पॉज हुआ है। देखिए, ऑपरेशन सिंदूर की अगर बात की जाए, खासकर रक्षा मंत्री के बयान की बात की जाए, तो महत्वपूर्ण जो बिंदु है वो है कि ऑपरेशन सिंदूर भारतीय सेना का जो सैन्य क्षमता है और राष्ट्रीय गौरव का एक तरीके से प्रतीक बनकर सामने उभरा है। और दूसरी तरफ अगर हम विदेश मंत्री की बात की जाए तो उन्होंने जिस तरीके से बताया कि कूटनीतिक और राजनीतिक स्तर पर भारत की दुनिया में एक तरीके से जीत हुई है। 189 देशों का भारत के साथ आना और ब्रिक्स और क्वाड जैसे संगठनों का इस ऑपरेशन सिंदूर, ये जो पहलगाम में हमला हुआ है, इसकी निंदा करना, ये भारत की उपलब्धि को दिखलाता है। और सबसे बड़ी बात है, जिस तरीके से विपक्ष लगातार ऑपरेशन सिंदूर को लेकर सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहा था, कल जब पहला ही भाषण रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का हुआ, उसके बाद से ही विपक्ष बैकफुट पर आने लगा, क्योंकि जो दो महत्वपूर्ण सवाल विपक्ष लगातार पूछ रहा था, उनके जवाब रक्षा मंत्री ने स्पष्ट कर दिया कि पहला, हमारा कोई भी स्ट्रेटेजिक जो एसेट है उसको नुकसान नहीं हुआ है, और दूसरा, किसी ने भी इस पूरे मामले में मध्यस्थता नहीं कराई। पाकिस्तान के डीजीएमओ ने भारत से गुहार लगाई इसको रोकने के लिए। तो ये पूरी तरीके से पहले ही उद्बोधन में रक्षा मंत्री ने पूरी तरीके से विपक्ष जिस तरीके से सरकार को इस पूरे मामले पर घेरना चाहता था, उस घेराबंदी को खत्म कर दिया और खुद विपक्ष अपनी ही गोल कर बैठा। जब गौरव गोगोई ने कई तरीके के सवाल उठाए तो मुंबई हमलों का मामला उठा, और मुंबई हमलों में यह सवाल पूछा गया कि उस समय पहले तो आतंकी मुंबई तक कैसे पहुंचे, और दूसरी अहम चीज, आखिर सरकार के शीर्ष नेतृत्व ने कोई कार्रवाई क्यों नहीं की। और इसका जिक्र करते हुए तमाम जो सत्ता पक्ष के नेता हैं, इन्होंने उस समय की किताबों, उस समय के अधिकारियों की बातचीत को सार्वजनिक पटल पर रखा, और उसका जवाब विपक्ष के पास कुछ नहीं रहा। और जिस तरीके से लगातार विपक्ष के द्वारा झूठ बोला गया, उसको लेकर रक्षा मंत्री ने स्पष्ट कर दिया कि 1965 की लड़ाई हो या अन्य लड़ाई हो, भारतीय जनसंघ का किस तरीके से रवैया रहा, राष्ट्र हित में हमेशा सत्ता पक्ष के साथ जो है विपक्षी पार्टी को खड़ा होना होता है, और ये रक्षा मंत्री ने स्पष्ट तौर पर विपक्ष को समझाया। तो कल का दिन जो सदन में था, वो साफ तौर पर दिखलाता है कि ऑपरेशन सिंदूर, जिस पर विपक्ष ने सत्ता पक्ष को घेरने की तैयारी की थी, पूरी तरीके से विफल नजर आ रहा था। और आज भी जब इस पूरे मामले पर चर्चा होनी है, ऐसे में उम्मीद की जा सकती है जब केंद्रीय गृह मंत्री अपना वक्तव्य रखेंगे तो क्या चीजें निकल कर आती हैं। वहीं दूसरी तरफ एलओपी, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव जैसे तमाम बड़े नेता भी इस पर अपनी बात रखेंगे। तो देखना दिलचस्प होगा कि आज इस पूरे मामले पे विपक्ष का क्या रवैया रहता है और सत्ता पक्ष किस तरीके से जवाब देती है। बिल्कुल, यहाँ पे लोकसभा में तो गृह मंत्री अमित शाह यहाँ पर अपनी बात रखेंगे और बोलते नजर आएंगे। अगर हम बात करें राज्यसभा की, तो राज्यसभा में भी आज ऑपरेशन सिंदूर की गूंज सुनाई देगी, वहां पर भी चर्चा होनी है। क्या कुछ रणनीति के साथ वहां पर पक्ष और विपक्ष आते नजर आएंगे? वहां पे राजनाथ सिंह लोकसभा की तरह शुरुआत करेंगे। देखिए, बिल्कुल रक्षा मंत्री के भाषण से शुरुआत होगी और रक्षा मंत्री उन तमाम तथ्यों को राज्यसभा में भी रखेंगे जो विपक्ष लगातार सवाल पूछ रहा है, और एक एक करके उनके सवालों का जवाब देंगे। सबसे बड़ी चिंता इस समय विपक्ष को ये हो गई है कि जो सवाल वो लेकर शुरुआत में आए थे, उनके जवाब कल के भाषण में ही उनको मिल गए हैं। और राजनाथ सिंह का एक बयान, रक्षा मंत्री का एक बयान महत्वपूर्ण है, जिसमें उन्होंने कहा कि सार्वजनिक जीवन में झूठ जो है वो बिल्कुल बोलते नहीं है,
और उन्होंने जो भी बातें रखी हैं सत्यता के साथ रखी हैं। खुद जो मध्यस्थता वाली बात है, इस पर विदेश मंत्री ने भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिकी राष्ट्रपति से कोई बातचीत नहीं हुई है। और ऐसे में जब विपक्ष इन मुद्दों पर घेर रहा है सरकार को, तो जाहिर सी बात है कि आज विपक्ष की रणनीति क्या होगी सरकार को घेरने की, ये देखना दिलचस्प होगा जब राज्यसभा में विपक्ष अपनी बात रखना शुरू करेगा। वहीं सरकार की ओर से कल हमने देखा पूरी तैयारी थी, चाहे रक्षा मंत्री हो, चाहे विदेश मंत्री हो या सरकार के जो अन्य नेता हैं, उन्होंने एक एक करके तमाम सवालों के जवाब दिए और जो विपक्ष का रवैया रहा था पूरे ऑपरेशन के दौरान उसको भी देश के सामने उजागर किया। ऐसे में विपक्ष के सामने चुनौती यही है कि ऑपरेशन सिंदूर के मामले में वो किस तरीके से सरकार को घेरती है। और सबसे बड़ी बात है, चाहे यूबीटी के जो सावंत हैं, अरविंद सावंत, जब उन्होंने बयान दिया ओसामा को लेकर, तब वो घिरते हुए नजर आए, क्योंकि जिस तरीके से अमेरिका की हमने देखा था कार्रवाई, 10 साल लगे थे उन्हें ओसामा को खत्म करने में अमेरिका जैसे राष्ट्र को, और भारत ने ऑपरेशन सिंदूर में बिल्कुल भी समय नहीं लगाया और पाकिस्तान के अंदर घुसकर जिस तरीके से वार किया। और कल लगातार अगर हम बात करें सत्ता पक्ष के नेताओं की, तो उन्होंने एक बात स्पष्ट कर दिया है कि ये नया भारत है और आतंकी घटनाओं को लेकर कुछ इसी तरीके की स्थिति रहेगी और ऑपरेशन सिंदूर स्थगित हुआ है, खत्म नहीं हुआ है। अगर पाकिस्तान अब भी कोई ऐसी हरकत करता है तो उसको एक्ट ऑफ वॉर में माना जाएगा। भारत सरकार ने अपनी रणनीति स्पष्ट कर दी है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि आज सदन में विपक्ष क्या तैयारी कर आता है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया निशांत फिलहाल इस जानकारी के साथ जुड़ने के लिए। तो जिस तरह से पिछला हफ्ता संसद में काफी हंगामेदार रहा, इस बार कल भी हफ्ते की शुरुआत शोर शराबे और प्रदर्शनों से हुई, लेकिन उसके बाद एक मैराथन चर्चा यहाँ पर ऑपरेशन सिंदूर पर हुई लोकसभा में, और आज बारी है राज्यसभा की भी। और फिलहाल यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। मम्मी, भूख लगी। ये 1 मिनट में नहीं 4 मिनट में आएगा। थोड़ा वक्त लगेगा पर सेहत को पाएगा। NDH सूजी वर्मिसेली पर सबका दिल आएगा। NDH सूजी वर्मिसेली, सेहत भी स्वाद भी। सर, पेरी पुलाव ट्राई करो, मस्त है। कैसा है? अरे उसको काहे को घूरता है? टिप्स इग्नोर करने का, अपना दिमाग लगाकर ऑर्डर देने का। मार्केट का स्टॉक टिप्स बहुत लोग देता है, डेंजरस हो सकता है। कंपनी और रिस्क पूरा समझने का, फिर इन्वेस्ट करने का। नवाचारी और नवोन्मेषी शिक्षा व्यवस्था से युवाओं की आशाओं को नई उड़ान दे रहा है नया उत्तर प्रदेश। ग्रामीण परिवेश हो या फिर नगरीय क्षेत्र, गुणवत्ता युक्त शिक्षा बनी है नए उत्तर प्रदेश की पहचान। स्कूल चलो अभियान और शारदा प्रोग्राम जैसे अभिनव प्रयासों से ड्रॉप आउट दर में आई है उल्लेखनीय गिरावट। ऑपरेशन कायाकल्प और टैबलेट वितरण जैसे कदमों से डिजिटल शिक्षा को मिले हैं नए आयाम। बेसिक शिक्षा से हायर एजुकेशन तक शिक्षा में उठाए गए अभूतपूर्व कदमों से हुआ है एजुकेशन का ट्रांसफॉर्मेशन। अंत्योदय और बिना किसी भेदभाव के सबको समान शिक्षा का अधिकार बना है युवाओं के उज्जवल भविष्य का आधार। वर्ष 2017 के बाद डबल इंजन सरकार के अभिनव प्रयासों ने नए उत्तर प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था में किया है युगांतकारी ट्रांसफॉर्मेशन। समान शिक्षा का अधिकार, डबल इंजन सरकार। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। के बाद स्वागत है, आप देख रहे हैं नया सवेरा। विधेयकों पर निर्णय के लिए समय सीमा तय करने के मामले में प्रेसिडेंशियल रेफरेंस पर सुप्रीम कोर्ट में आज अहम सुनवाई होगी। विधेयकों पर फैसला करने के लिए राष्ट्रपति और राज्यपालों के लिए समय सीमा तय करने के मामले में अब केरल सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंची है। इसमें राष्ट्रपति के संदर्भ को बिना जवाब के लिए लौटाने की मांग की गई है। 5 जजों के स्पेशल बेंच में इसमें सुनवाई होनी है।
केरल सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय में एक आवेदन दायर कर राष्ट्रपति के संदर्भ को खारिज करने का निर्देश देने की मांग की है। इसमें पहले 22 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट की 5 सदस्यीय संविधान बेंच इसकी जांच के लिए तैयार हुई और कोर्ट ने केंद्र और सभी राज्यों को नोटिस जारी किया। ये बहस राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की ओर से 13 मई को सुप्रीम कोर्ट से मांगी गई सलाह के बाद शुरू हुई, जिसमें उन्होंने 14 संवैधानिक सवाल उठाए। इससे पहले तमिलनाडु सरकार के आवेदन पर 8 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट की 2 जजों की बेंच ने आर्टिकल 142 का उपयोग करते हुए राष्ट्रपति और राज्यपाल के लिए विधेयक पारित करने की समय सीमा तय की थी। तो प्रेसिडेंशियल रेफरेंस पर सुप्रीम सुनवाई आज और 8 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने तय की थी विधेयक पारित करने की समय सीमा। आज की सुनवाई से पहले केरल सरकार ने भी कोर्ट का यहां पर रुख किया है। तो अगर हम आगे बढ़े अगली खबर की ओर, तो राष्ट्रपति के 14 सवाल यहां पर थे जिसमें उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को भेजे थे। और राष्ट्रपति के 14 सवाल आखिर कौन से हैं जिस पर सुप्रीम कोर्ट को विचार करना है, ये देखते हैं। जब संविधान के अनुच्छेद 200 के तहत राज्यपाल की मंजूरी के लिए कोई विधेयक भेजा जाता है तो उनके सामने क्या संवैधानिक विकल्प होते हैं। दूसरा सवाल, जब राज्यपाल के पास कोई विधेयक भेजा जाता है तो क्या राज्यपाल मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य होता है। तीसरा सवाल, क्या संविधान के अनुच्छेद 200 के तहत राज्यपाल को संविधान से मिली विवेकाधीन शक्तियों का इस्तेमाल करना उचित है। ये तीसरा सवाल। चौथे सवाल की बात करें जो राष्ट्रपति ने पूछे हैं वो है, क्या अनुच्छेद 200 के तहत राज्यपाल के काम की न्यायिक समीक्षा पर संविधान का अनुच्छेद 361 पूरी तरह प्रतिबंध लगाता है। पांचवा सवाल, क्या अदालतें राज्यपाल के लिए अनुच्छेद 200 के तहत सभी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए समय सीमा निर्धारित कर सकती हैं। तो 14 सवाल है राष्ट्रपति के। अगर हम बात करें छठे सवाल की, तो क्या अनुच्छेद 201 के तहत राष्ट्रपति द्वारा संवैधानिक विवेक का इस्तेमाल कोर्ट की समीक्षा के अधीन है। सातवां सवाल, क्या अनुच्छेद 201 के तहत राष्ट्रपति के विवेक के इस्तेमाल के लिए कोर्ट कोई समय सीमा निर्धारित कर सकता है। आठवां सवाल, जब राज्यपाल राष्ट्रपति की सहमति के लिए या अन्य वजहों से किसी विधेयक को अलग करता है तो क्या राष्ट्रपति अनुच्छेद 143 के तहत सुप्रीम कोर्ट की सलाह और राय लेने के लिए बाध्य हैं। नवा सवाल, क्या विचाराधीन विधेयक के कानून बनने से पहले राज्यपाल और राष्ट्रपति अनुच्छेद 200 और 201 के तहत जो फैसले लेते हैं वो उचित हैं। 10वां सवाल, क्या अनुच्छेद 142 का हवाला देते हुए कोर्ट के आदेश से राष्ट्रपति राज्यपालों की संवैधानिक शक्तियों को बदला जा सकता है। 11वां सवाल, क्या विधानमंडल ने पारित विधेयक को राज्यपाल की सहमति के बिना कानून के रूप में लागू किया जा सकता है। अगला सवाल, अनुच्छेद 145(3) के तहत क्या सुप्रीम कोर्ट की किसी भी पीठ के लिए जरूरी नहीं है कि वे पहले तय करें कि उसके सामने संविधान की व्याख्या से संबंधित मुद्दे हैं या नहीं और उसे कम से कम 5 जजों की पीठ को भेजें। 13वां सवाल, अनुच्छेद 142 के तहत राष्ट्रपति राज्यपाल की संवैधानिक शक्तियों और आदेशों को किसी भी तरह से बदला जा सकता है। आखिरी सवाल, क्या अनुच्छेद 131 के तहत मिले अधिकारों के अलावा संविधान केंद्र और राज्य सरकार के बीच विवादों का निपटारा करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के आधार क्षेत्र पर पाबंदी लगाता है। राष्ट्रपति के 14 ये सवाल हैं जिन पर कोर्ट को विचार करना है और इसी के तहत बेहद अहम सुनवाई हम आज देख सकते हैं। अगली खबर की ओर बढ़े तो नेशनल हेराल्ड से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली का PMLA स्पेशल कोर्ट ये तय करेगा कि कांग्रेस नेता सोनिया गांधी, राहुल गांधी व अन्य को बतौर आरोपी सम्मन जारी किया जाए या नहीं। इससे पहले ईडी ने अप्रैल 2025 में सोनिया गांधी, राहुल गांधी, सैम पित्रोदा, सुनील भंडारी और 2 कंपनियों यंग इंडियन और डोटेक्स मर्केंडाइज के खिलाफ विशेष अदालत में आरोप पत्र दायर किया था। सुनवाई के दौरान ईडी की ओर से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल SP राजू ने सोनिया गांधी, राहुल गांधी और अन्य पर आरोप लगाते हुए कहा था कि इन सभी के खिलाफ प्रथम दृष्टया PMLA के तहत मामला बनता है। ईडी ने दावा किया कि यंग इंडियन कंपनी का गठन ही एसोसिएटेड जनरल्स लिमिटेड यानी AJL की 2000 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्तियों को हड़पने के लिए किया गया था। ईडी ने कहा कि 13 दिसंबर 2010 को राहुल गांधी कांग्रेस के महासचिव और पार्टी के मामलों के प्रभारी थे। इसी दौरान उन्हें यंग इंडिया का निदेशक भी बनाया गया, जिसके बाद 19 दिसंबर 2010 को यंग इंडिया ने AJL को चिट्ठी लिखकर कर्ज की अदायगी या उसे इक्विटी में बदलने की मांग की, जिसके बाद कांग्रेस द्वारा यंग इंडियन को 50 लाख रुपए की
मामूली रकम के बदले एजेएल से 90.21 करोड़ रुपए का कर्ज वसूलने का अधिकार दे दिया गया। कांग्रेस के महासचिव और पार्टी मामलों के प्रभारी होने के नाते राहुल गांधी की जानकारी और सक्रिय भागीदारी के बिना ये फर्जी लेन देन नहीं हो सकता था। साथ ही आरोपियों सहित कांग्रेस के पदाधिकारियों द्वारा एजेएल से 90 करोड़ के कर्ज की वसूली के लिए पहले कोई कदम नहीं उठाया गया, जबकि एजेएल की कीमती और आय अर्जित करने वाली परिसंपत्तियों के बारे में उन्हें अच्छी तरह पता था। तो नेशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग मामला, जिसमें ईडी ने सोनिया गांधी पर भी आरोप लगाते हुए कहा था कि जब एजेएल से 90 करोड़ 21 लाख रुपए वसूलने का अधिकार कांग्रेस ने महज 50 लाख रुपए की मामूली रकम के बदले यंग इंडियन को सौंपा, उस वक्त वे कांग्रेस अध्यक्ष और पार्टी के मामलों की प्रभारी थीं। उन्होंने अपने और राहुल गांधी के व्यक्तिगत लाभ के लिए पार्टी के अध्यक्ष के रूप में अपने पद का दुरुपयोग किया। तो सोनिया राहुल बनने को बतौर आरोपी सम्मन जारी किए जाए या नहीं, तमाम आरोपों के बीच आज इस पर अहम हम कोई घटनाक्रम आगे बढ़ते हुए देख सकते हैं। और आइए अब बात करते हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति की। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के आज 5 साल पूरे हो रहे हैं और इस मौके पर आज दिल्ली में अखिल भारतीय शिक्षा समागम का आयोजन किया जाएगा, जिसमें शिक्षा नीति के प्रावधानों के मुताबिक कई नई पहलों की शुरुआत की जाएगी। पिछले 5 वर्षों में इस नई नीति से क्या बदलाव आए हैं, आइए देखते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने प्री प्राइमरी से लेकर विश्वविद्यालय स्तर तक की शिक्षा में क्रांतिकारी बदलावों का रास्ता साफ किया है। शिक्षा नीति लागू होने के 5 साल बाद इस नीति के विभिन्न प्रावधान धरातल पर दिखने लगे हैं। प्राथमिक शिक्षा की बात करें तो पहली बार प्री प्राइमरी शिक्षा को नीति के तहत शिक्षा प्रणाली का हिस्सा बनाया गया है। इसी के तहत केंद्र सरकार ने 3 से 6 साल तक के बच्चों के लिए बाल वाटिका नाम से प्री प्राइमरी कक्षाओं की शुरुआत कर दी है। देश के 4 लाख से अधिक स्कूलों में छोटे छोटे बच्चों को खेल खेल में पढ़ाई कराई जा रही है, जहां बच्चों के मानसिक, शारीरिक, सामाजिक और रचनात्मक विकास का पूरा ध्यान रखा जा रहा है। शिक्षा नीति की भावना के अनुरूप केंद्र सरकार ने जुलाई 2021 में निपुण भारत अभियान की शुरुआत की। इस अभियान के तहत देश के सभी प्राथमिक विद्यालयों में पढ़ाई कर रहे बच्चों में 2026 तक मूलभूत साक्षरता और संख्या ज्ञान सुनिश्चित करने का लक्ष्य रखा गया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए केंद्र सरकार ने 2022 में पीएम श्री योजना की शुरुआत की। इस योजना के तहत देश भर के 14,500 से अधिक स्कूलों को पीएम श्री यानी प्रधानमंत्री स्कूल्स फॉर राइजिंग इंडिया के तौर पर अपग्रेड किया जा रहा है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2023 के आधार पर NCERT ने बाल वाटिका से लेकर कक्षा 8 तक की पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध करा दी हैं, जो बच्चों में समग्र शिक्षा और क्रिटिकल थिंकिंग को बढ़ावा दे रही हैं। एनईपी ने यह कहा था मातृभाषा आधारित शिक्षा को प्रारंभिक अवस्था में किया जाए। सीबीएसई ने आज सभी स्कूलों को ये दायित्व दिया है कि प्रारंभिक अवस्था के पढ़ाने के माध्यम मातृभाषा हो। ANRF अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन आज रूप ले चुका है। उसमें 50,000 करोड़ रुपया की सरकार ने वित्तीय प्रबंधन किया है। भारत में लर्निंग आउटकम एक चुनौती है। धीरे धीरे जो इन दिनों में रिपोर्ट आई है, भारत की लर्निंग आउटकम में इम्प्रूव हुई है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के प्रावधानों के तहत यूजीसी ने दुनिया के शीर्ष 500 विश्वविद्यालयों को भारत में कैंपस खोलने की अनुमति दी है। यूजीसी के रेगुलेशन के तहत भारत में कैंपस खोलने वाला ब्रिटेन का साउथहैम्पटन यूनिवर्सिटी दुनिया का पहला विश्वविद्यालय बन गया है, जबकि अगले 2 से 3 साल में 1 दर्जन से अधिक विदेशी विश्वविद्यालयों को भारत में कैंपस खोलने की अनुमति दी जाएगी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के प्रावधानों के मुताबिक ही यूजीसी ने 2023 में भारत में विदेशी उच्चतर शिक्षा संस्थानों के परिसरों की स्थापना और संचालन से संबंधित रेगुलेशन को अधिसूचित किया। इसके मुताबिक वैश्विक रैंकिंग में शीर्ष 500 में आने वाले संस्थान भारत में अपने कैंपस स्थापित कर सकेंगे। इससे प्रतिभावान भारतीय छात्रों को देश में ही सस्ती और गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा हासिल हो सकेगी। एक महत्वपूर्ण बदलाव के तहत उच्च शिक्षा में मल्टीपल एंट्री और एग्जिट की व्यवस्था की गई है। इस व्यवस्था ने छात्रों को पढ़ाई छोड़ने के बाद दोबारा शुरू करने का अवसर दिया है।
देश के 153 विश्वविद्यालयों और 97 केंद्रीय संस्थानों में ये सुविधा लागू हो चुकी है। इसके अलावा उच्च शिक्षा को बहुविषयक बनाया गया है और छात्र अब अपनी रुचि के हिसाब से विषयों का चयन कर पढ़ाई कर सकते हैं। यूजीसी ने 2022 में गाइडलाइंस जारी की, जिसके मुताबिक छात्र अब एक साथ 2 डिग्री पाठ्यक्रमों की पढ़ाई भी कर सकते हैं। गत 5 साल में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने भारत की शिक्षा प्रणाली को अधिक समावेशी, नवाचारी और गुणवत्तापूर्ण बनाने की दिशा में उल्लेखनीय प्रगति की है। ये नीति छात्रों को जिज्ञासु, सक्षम और 21वीं सदी की जरूरतों के अनुरूप समर्थ नागरिक बनने के लिए एक सशक्त आधार प्रदान कर रही है। निशांत सौरभ की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और आइए रुक करते हैं निशांत का, इस वक्त वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। निशांत, जो आज बड़ा समागम है उसको लेकर हम बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले जानना चाहते हैं कि जिस तरह से तमाम प्रावधान यहाँ पर एनईपी में किए गए, जमीनी स्तर पर किस तरह से ये एक बड़ा बदलाव ला रहे हैं? जी देखिए जया, बिल्कुल जो पिछले 5 साल में के दौरान राष्ट्रीय शिक्षा नीति के विभिन्न प्रावधानों को लागू किया गया है देश भर में, उसने स्कूल से लेकर विश्वविद्यालय स्तर तक की शिक्षा में काफ़ी क्रांतिकारी बदलाव देखने को मिला है और इसके तमाम प्रावधान अब हमें धरातल पर उतरते हुए दिख रहे हैं। अगर उच्च शिक्षा की बात करें तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति में उच्च शिक्षा के अंतर्राष्ट्रीयकरण की बात कही गई थी और इसी के तहत हाल के दिनों में कई विदेशी विश्वविद्यालय जो हैं वो भारत में अपने कैंपस खोलने के लिए रुचि दिखा रहे हैं। अभी 3 विश्वविद्यालय भारत में अपने कैंपस खोल चुके हैं। इसी महीने ब्रिटेन की साउथहैम्पटन यूनिवर्सिटी ने अपना कैंपस खोला था गुरुग्राम में, और आने वाले 3 साल के अंदर 14 और विश्वविद्यालय, विदेशी विश्वविद्यालय भारत में अपने कैंपस खोलेंगे। तो कुल मिलाकर हम देखेंगे कि अगले 2 से 3 साल में करीब 20 विदेशी विश्वविद्यालय भारत में अपना कैंपस खोल चुके होंगे। इससे भारतीय उच्च शिक्षा के अंतर्राष्ट्रीयकरण और भारत को वैश्विक एजुकेशन हब बनाने में काफी मदद मिलेगी, जो कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के प्रमुख प्रावधानों में एक है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो रिसर्च और इनोवेशन की दिशा में भी काफी सुधार देखने को मिला है और 2023 में सरकार ने अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की स्थापना की, जो 2023 से 2028 के बीच 50,000 करोड़ रुपए का बजट उसके लिए आवंटित किया गया। और उससे पहले हम देखते थे राष्ट्रीय शिक्षा नीति आने से पहले कि हमारे देश में रिसर्च और इनोवेशन पर कुल जीडीपी का मात्र 0.69% ही खर्च किया जाता था, और अब इस खर्च को बढ़ावा देने की दिशा में अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की स्थापना जो है वो काफी महत्वपूर्ण साबित हो रही है। देश में रिसर्च इकोसिस्टम तैयार हो रहा है और छात्र रिसर्च और इनोवेशन यानी नवाचार की ओर अपने कदम बढ़ा चुके हैं। और आप जानते ही हैं कि हमारे देश में अब देश का जो स्टार्टअप इकोसिस्टम है वो दुनिया में 3रे नंबर पर पहुंच गया है। देश में 1.5 लाख से ज्यादा स्टार्टअप हो चुके हैं। तो रिसर्च और इनोवेशन को बढ़ावा देने की दिशा में भी जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है वो काफी महत्वपूर्ण साबित हो रही है। उसके अलावा अगर हम प्राइमरी शिक्षा की बात करें तो मातृभाषा में बच्चों को शिक्षा मुहैया कराना ये एक प्रमुख प्रावधान था शिक्षा नीति का, और उस दिशा में सरकार ने कदम बढ़ाए हैं। कक्षा 1 से 12वीं तक छात्रों को मातृभाषा में ही या स्थानीय भाषा या क्षेत्रीय भाषा में शिक्षा मुहैया कराने की पहल शुरू कर दी गई है। जो किताबें हैं वो भी उनको उनकी स्थानीय भाषा या मातृभाषा में ही मुहैया कराया जा रहे हैं। सरकार ने एनसीईआरटी को कहा है कि वो 22 अनुसूचित भाषाओं में पाठ्य पुस्तकें तैयार करें, क्योंकि छात्र जो अपनी मातृभाषा में पढ़ते हैं उसे अच्छे तरीके से सीखते और समझते हैं। यही वजह है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति में मातृभाषा में शिक्षा को बढ़ावा देने की बात कही गई है और इस दिशा में काफी महत्वपूर्ण पहल किए गए हैं। तो निश्चित तौर पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो है उसके तमाम प्रावधान अब धरातल पर दिखने लगे हैं और आने वाले समय में कैसे इसको बेहतर तरीके से लागू किया जाए, कैसे शिक्षा को एक्सेसिबल बनाया जाए, स्किल ओरिएंटेड कैसे बनाया जाए, ताकि छात्र जो शिक्षा प्राप्त कर निकले वो उनको रोजगार पाने में आसानी हो। इन तमाम विषयों पर आज जो अखिल भारतीय शिक्षा समागम का आयोजन किया गया है उस पर चर्चा की जाएगी। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया निशांत फिलहाल इस जानकारी के साथ जुड़ने के लिए। तो यकीनन कैसे एक छात्र का एक समग्र विकास हो, कैसे प्राथमिक लेवल से ही, प्राइमरी लेवल से ही कैसे उसका सर्वांगीण विकास हो, खासतौर पर एनईपी के तहत इस पर खास जोर दिया गया और इन तमाम प्रावधानों का असर अब यहाँ पर धरातल पर साफ तौर पर नजर आ रहा है।
खबरों में आगे बढ़ते हैं। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट किया है जो विवादों में है। दिल्ली पुलिस ने इस पूरी कहानी को निराधार बताया है। दरअसल ममता की पोस्ट के अनुसार दिल्ली पुलिस ने एक बंगाली भाषी महिला और उसके बच्चे के साथ मारपीट की है। दिल्ली पुलिस को सूचना मिलते ही जांच शुरू की और पता चला कि महिला का नाम संजनू परवीन है। पूछताछ के दौरान उसने बताया कि 26 जुलाई की रात सादे कपड़ों में 4 पुलिसकर्मी उसके घर आए और उन्हें एक सुनसान इलाके में ले गए, जहां उन्होंने उनकी पिटाई की और उनसे पैसे मांगे जो उन्होंने उन्हें दे दिए। पुलिस द्वारा गहन जांच में पता चला है कि महिला द्वारा बताई गई पूरी कहानी निराधार है। उसने बताया कि ये वीडियो उन्होंने अपने एक रिश्तेदार के कहने पर बनाया, जो कि एक राजनीतिक कार्यकर्ता है, और पुलिस ने इस मामले में आगे की भी वो जांच कर रही है। चीफ मिनिस्टर ऑफ वेस्ट बंगाल उनके ट्विटर हैंडल से एक ट्वीट किया गया जिसमें ये बताया गया कि दिल्ली पुलिस के द्वारा एक बंगाली स्पीकिंग महिला और उसके बच्चे को असॉल्ट किया गया। जैसे ही इन्फॉर्मेशन हमारे पास आई, इमीडिएटली हमने इसमें इंक्वायरी प्रोसेस इनिशिएट किया। बाद में जब इनसे पूछताछ करी और सस्टेन इंटेरोगेशन करी तो इन्होंने बताया कि इनके कोई रिलेटिव हैं जो मालदा डिस्ट्रिक्ट वेस्ट बंगाल में रहते हैं और एक पॉलिटिकल वर्कर है। उनके कहने पे इन्होंने एक ये बेबुनियाद और बेसलेस वीडियो बनाया। इस वीडियो बना के ये जो वीडियो है ये उन्होंने अपने अंकल को वहाँ पर भेज दिया और वहाँ पर इन्होंने लोकल मीडिया में इसको सर्कुलेट करके इसको वायरल कर दिया। पूरी तफ्तीश और पूरी इंक्वायरी के बाद हम इस निष्कर्ष पे पहुंचे हैं कि ये जो पूरा वीडियो है ये बेसलेस है, फैब्रिकेटेड है, इसमें कोई भी सच्चाई नहीं है। और रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए नया सवेरा। दम आलू कैसे बना और दाल तड़का भी और मशरूम मसाला भी। बिना MDH मसालों के टेस्टी खाना कैसे बनेगा? MDH दम आलू, दाल तड़का और मशरूम मसाला। MDH से खाना हर बार मजेदार। मस्त है, सरस छे। उड़ी बाबा। MDH सदा आपको नए स्वाद देने के लिए प्रतिबद्ध है। MDH जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। अब क्या देख रहे हो पापा? तुम कहते हो ना कि स्टॉक मार्केट में बहुत सोच समझकर इन्वेस्ट करना चाहिए। बस थोड़ा सा ज्ञान ले रहा। किससे? हर एक स्टॉक्स एक्सपर्ट है, मस्त एजुकेशनल वीडियोस बनाता है और अच्छी इन्वेस्टमेंट की टिप्स भी देता है। पापा इन वीडियोस पे ना जाएं, अपना रिसर्च खुद करें या सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से संपर्क करें। एजुकेशन के नाम पर कुछ इन्फ्लुएंसर्स अक्सर इन्वेस्टर को मिसगाइड करते हैं, नुकसान आपका होगा। नया सवेरा में अब बारी है अखबारों की सुर्खियां जानने की। और आइए रुक करते हैं मेरी सहयोगी भावना का, जो लेकर आई है अपने साथ दिल्ली से प्रकाशित समाचार पत्रों की सुर्खियां। गुड मॉर्निंग भावना, क्या है खास आज दिल्ली से प्रकाशित समाचार पत्रों में? गुड मॉर्निंग जय। अगर आज के अखबारों की बात करें तो विभिन्न क्षेत्रों की खबरें अखबारों के अलग अलग पन्नों में प्रकाशित की गई हैं, जिसमें अगर मुख्य खबर की बात करें तो इस साल अब तक एयरलाइन में तकनीकी गड़बड़ी के 183 मामले सामने आए। ये कहना है नागर विमानन मंत्री के राममोहन नायडू का। एक लिखित उत्तर में राज्यसभा में उन्होंने ये जानकारी दी है कि पिछले वर्ष के मुकाबले इस साल विमानन हादसे ये तकनीकी गड़बड़ी के मामलों में गिरावट दर्ज हुई है और ये 183 मामले हैं जो सामने आए हैं, जो पिछले साल के लगभग 6% की गिरावट जो है इसमें दर्ज की गई है। साथ ही साथ उन्होंने बताया कि एयर इंडिया के बोइंग 787 विमान में जो दुर्घटनाग्रस्त हुआ था उसके बाद ये सुनिश्चित किया गया है कि महत्वपूर्ण हिस्सों की जांच की जाए और निरीक्षण की प्रक्रिया को अब और कड़ा कर दिया जाए। अगर फैक्ट्स की बात करें तो उन्होंने संख्या बताई है कि इस साल 183 मामले, वहीं 2024 में ये तकनीकी खराबी के मामले 421 थे, वहीं वर्ष 2023 में 448, 2022 में 528 और 2021 में 514 थे। तो लगातार तकनीकी जो खराबियां आ रही हैं उसमें लगातार गिरावट दर्ज की गई है। अगली खबर दिल्ली से जुड़ी हुई है। जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि आवारा कुत्तों की दिक्कतें ज़्यादा बढ़ती जा रही हैं दिल्ली में और लोगों को इसका सामना करना पड़ा है, ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया है और आवारा कुत्तों से खतरों पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि आवारा कुत्तों के खतरे पर
खुद ही इस गंभीर मामले पे सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया। अदालत ने बच्चों और बुजुर्गों पर कुत्तों के हमले और रेबीज के बढ़ते खतरों पर गहरी चिंता जताई है। साथ ही साथ जिस तरीके से रेबीज जो बढ़ रहा है उसके लिए किस तरीके से इसमें वैक्सीनेशन करनी चाहिए, इसके लिए भी तमाम तरीके की जानकारी अखबारों के अलग अलग पन्नों में आज प्रकाशित की गई है। अगली खबर का रुख करेंगे भारत यूके व्यापार समझौते से जुड़ी हुई, जिसके साथ भारत के कृषि क्षेत्र को होने वाला है फायदा। अगले 3 सालों में कृषि निर्यात में 50% तक बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। आपको बता दें कि जिन कृषि उत्पादों के निर्यात पर आयात शुल्क हुआ है 0, उसमें अंगूर, प्याज, प्राकृतिक शहद, मीठे बिस्किट, खाद्य पदार्थ, मेवा शामिल है। और समझौते के तहत 95% से अधिक शुल्क खत्म होने से किसानों को सीधे तौर पर कृषि उत्पादों को ब्रिटेन तक पहुंचाने में मदद मिलेगी। अगली खबर का रुख करेंगे। अगली खबर अंतर्राष्ट्रीय जगत से है। जिस तरीके से हम देख रहे थे कि थाईलैंड और कंबोडिया में पिछले कुछ समय से संघर्ष चल रहा था, उस पर अब विराम लग गया है, क्योंकि दोनों देशों के राष्ट्राध्यक्ष मलेशिया में मिले हैं और बगैर शर्त युद्ध विराम पर सहमति बन चुकी है। आपको बता दें कि 35 लोगों की मौत, दोनों देशों के बीच जारी संघर्ष हो चुका है और अब इस पर युद्ध विराम लग गया है बिना शर्त के। अगली खबर का रुख करेंगे। खेल जगत से ये जुड़ी खबर है और दिव्या बन चुकी हैं हमारी चेस क्वीन। दिव्या देशमुख ने रच दिया है इतिहास। दिव्या ने हम्पी को हराकर महिला विश्व कप का खिताब जीत लिया है और उपलब्धि हासिल करने वाली वे पहली भारतीय हैं। ग्रैंड मास्टर ने कहा है कि ये तो सिर्फ शुरुआत है। आपको बता दें कि जो हम्पी हैं वो उनसे दोगुनी आयु की थी और अपनी प्रतिद्वंद्वी को उन्होंने हराकर ये इतिहास रच दिया है। और हम देख रहे हैं कि पिछले कुछ समय से चेस की दुनिया में भारत लगातार परचम फहराता हुआ नजर आ रहा है। आज अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस है और ऐसे मौके पर भारत में बाघों की संख्या लगातार बढ़ रही है, लेकिन चिंता की बात यह है कि दुनिया में ये कम हो रही है। भारत की बात करें तो 3167 बाघ इस समय हैं और लगातार इसमें वृद्धि देखने को मिल रही है। अगर 2006 की बात करें तो राष्ट्रीय सर्वेक्षण में ये पाया गया था कि 1411 थे और आज ये बढ़कर 2025 में 3167 हो गए और 5.8% की दर से ये लगातार बाघों की संख्या भारत में बढ़ती जा रही है। एक और खबर की बात करेंगे। खबर है धरती की निगरानी वाले सैटेलाइट निसार का प्रक्षेपण कल होने वाला है और निसार धरती की निगरानी करने वाला है। बेहद ही इसको अहम माना जा रहा है, क्योंकि इसरो और नासा के संयुक्त प्रयास से निसार का कल प्रक्षेपण होने वाला है। श्रीहरिकोटा से इसका प्रक्षेपण होगा। आखिरी में बात करेंगे आपकी सेहत की। देश में हर तीसरा व्यक्ति फैटी लिवर की समस्या से जूझ रहा है। जी हां, एम्स के डॉक्टरों का ये कहना है। साथ ही साथ ये रिपोर्ट कह रही है इसमें 2 तरीके के फैटी लिवर सामने आ रहे हैं, एक वो जो शराब पीते हैं और एक वो जो शराब नहीं पीते हैं। ऐसे दोनों तरीकों से ये फैटी लिवर की समस्या लगातार एक बड़ी गंभीर समस्या देश की बनती हुई नजर आ रही है। तो अगर जय आज की खबरों की बात करें अखबारों की, तो ये विभिन्न क्षेत्रों की कुछ खबरें हैं जिन्हें आज अखबारों के अलग अलग पन्नों में जगह मिली है। यकीनन सेहत की ये चेतावनी उम्मीद करते हैं कि लोग ज़रूर सुन रहे होंगे और अपनी सेहत का ख्याल रखेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया भावना, फिलहाल इन सुर्खियों को हमसे साझा करने के लिए। और आइए नया सवेरा में अब बढ़ते हैं आगे और रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं, आप बने रहिए हमारे साथ। और ब्रेक हम आगे बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले ब्रेक पे जाने से पहले आइए दुनिया भर की कुछ खास खबरों पर डाल लेते हैं नजर। दुनिया की 2 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं अमेरिका और चीन के शीर्ष अधिकारियों ने स्टॉकहोम में 5 घंटे से अधिक समय तक व्यापार वार्ता की। वार्ता के दौरान टैरिफ वॉर से राहत देने और 90 दिन के लिए टैरिफ ट्रूस बढ़ाने पर चर्चा हुई। अमेरिका के ट्रेजरी प्रमुख स्कॉट बेसेंट और चीन के उप प्रधानमंत्री हे लिफेंग की मौजूदगी में हुई बातचीत आज भी जारी रहेगी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर के बीच हुई संयुक्त चर्चा के दौरान पवन ऊर्जा को लेकर असहमति देखने को मिली। डोनाल्ड ट्रंप ने पवन ऊर्जा को सबसे महंगा करार दिया। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने इसका विज्ञान और आर्थिक दृष्टिकोण से बचाव किया। अमेरिका के नेवादा में एक कसिनो में हुई गोलीबारी में 2 लोगों की मौत, वही हमले में 3 लोग घायल। पुलिस ने एक संदिग्ध को हिरासत में लिया है। संदिग्ध की पहचान की जा रही है। पुलिस के अनुसार ये घटना ग्रैंड सियरा रिजॉर्ट कसिनो के बाहर हुई। चीन की राजधानी बीजिंग में भारी बारिश और बाढ़ से जनजीवन अस्त व्यस्त। बीजिंग के उत्तरी बाहरी इलाके में कई दिनों की भारी बारिश में करीब 30 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 80,000 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। और आइए अब बात करते हैं कारोबार जगत की।
श्रम और रोजगार मंत्रालय ने 2021 में आधार से जुड़े असंगठित श्रमिकों का एक व्यापक राष्ट्रीय डेटाबेस तैयार करने के लिए ई श्रम पोर्टल की शुरुआत। इसका उद्देश्य असंगठित श्रमिकों को स्व घोषणा के आधार पर सार्वभौमिक खाता संख्या प्रदान कर उनका पंजीकरण और सहायता करना है। पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत एलपीजी कनेक्शन के माध्यम से 10 करोड़ 33 लाख महिलाओं को सम्मान और सुगमता प्रदान की गई है। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम यूपीआई में बड़ा अपडेट लाने की तैयारी कर रहा है। इससे उपयोगकर्ताओं को हर बार पिन दर्ज करने की जगह फेस रिकॉग्निशन और फिंगरप्रिंट जैसे बायोमेट्रिक्स का उपयोग कर लेन देन को प्रमाणित करने की अनुमति मिलेगी। आरबीआई ने बड़े शहरी सहकारी बैंकों के लिए नियमों में ढील दी। इसके मुताबिक 50 करोड़ रुपए से ज्यादा के न्यूनतम मूल्य वाले बैंक अपने परिचालन क्षेत्र का विस्तार कर सकते हैं। हालांकि इसके लिए केंद्रीय बैंक की पहले मंजूरी लेना जरूरी होगा। और रुक करते हैं खेल जगत का स्पोर्ट्स रैप में। भारत की दिव्या देशमुख ने महिला शतरंज विश्व कप जीत लिया है। 19 साल की दिव्या ने जॉर्जिया में आयोजित प्रतियोगिता के फाइनल में भारत की ही कुनेरू हम्पी को दी शिकस्त। दिव्या फिडे महिला विश्व कप जीतने वाली पहली भारतीय हैं और भारत की चौथी महिला ग्रैंड मास्टर। दाएं पैर में फ्रैक्चर के कारण विकेट कीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत इंग्लैंड के खिलाफ 5वें और अंतिम टेस्ट मैच से बाहर हो गए हैं। पंत के स्थान पर तमिलनाडु के विकेट कीपर बल्लेबाज एन जगदीशन को टीम में शामिल किया गया है। इंग्लैंड ने ओवल टेस्ट के लिए तेज गेंदबाज ऑलराउंडर जेमी ओवर्टन को दल में शामिल किया है। इंग्लैंड के तेज गेंदबाज ओल्ड ट्रैफर्ड टेस्ट में काफी थक गए थे। ऐसे में ओवर्टन को कवर के तौर पर बुलाया गया है। मकाऊ ओपन बैडमिंटन प्रतियोगिता आज से शुरू हो रही है। इस प्रतियोगिता में भारत की चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज की जोड़ी पर रहेगी नजर। वहीं पुरुष एकल वर्ग के लक्ष्य सेन पर नजर रहेगी। पहले दौर में लक्ष्य का सामना कोरिया के जियो योक जिन से होगा। महिला एकल वर्ग में चाइना ओपन में पीवी सिंधु को चौंकाने वाली उन्नति हुड्डा एक बार फिर शानदार प्रदर्शन करना चाहेगी। पहले दौर में उन्नति हुड्डा का सामना डेनमार्क की जूली जेकबसन से होगा। आज अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस है। भारत दुनिया के सबसे बड़े और सबसे सुरक्षित टाइगर हैबिटेट्स में से एक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार के प्रयासों से भारत में न सिर्फ बाघों की संख्या बढ़ी है, बल्कि उनके लिए सुरक्षित हैबिटेट्स भी सुनिश्चित किए गए हैं। जो कहानी एक था टाइगर के साथ शुरू होकर टाइगर जिंदा है तक पहुंची है, वो वहीं न रुकेगी। आज हम गर्व के साथ कह सकते हैं, दुनिया के सबसे बड़े और सबसे सुरक्षित हैबिटेट्स में से एक है। दुनिया भर में टाइगर की करीब 3/4 आबादी का बसेरा हमारे हिंदुस्तान में है। भारत में तो टाइगर्स, बाघ हमारी संस्कृति का अभिन्न हिस्सा रहा है। हम सब बाघों से जुड़े किस्से कहानियां सुनते हुए ही बड़े हुए हैं। जंगल के आसपास के गांव में तो हर किसी को पता होता है कि बाघ के साथ तालमेल बिठाकर कैसे रहना है। हमारे देश में ऐसे कई गांव हैं जहां इंसान और बाघ के बीच कभी टकराव की स्थिति नहीं आती, लेकिन जहां ऐसी स्थिति आती है वहां भी बाघों के संरक्षण के लिए अभूतपूर्व प्रयास हो रहे हैं। विश्व भर के वन्य जीव प्रेमियों के मन में ये सवाल है,
जब अनेक टाइगर रेंज देशों में उनकी आबादी स्थिर है या आबादी घट रही है, तो फिर भारत में तेजी से बढ़ क्यों रही है? इसका उत्तर है भारत की परंपरा, भारत की संस्कृति और भारत के समाज में बायोडायवर्सिटी को लेकर, पर्यावरण को लेकर जो हमारा स्वाभाविक आग्रह है, और वही सफलता के अंदर छिपा हुआ है। हम इकोलॉजी और इकोनॉमी में कॉन्फ्लिक्ट नहीं मानते, बल्कि दोनों के बीच को एक्जिस्टेंस को महत्व देते हैं। हमारे यहां टाइगर से जुड़ा हजारों वर्ष पुराना इतिहास है। हमारे यहां अनेक जनजातियों में टाइगर को अपना बंधु माना जाता है, भाई माना जाता है। और आइए आगे बढ़ते हैं। बता दें आपको कि आज नाग पंचमी है। इस पर्व को सावन माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को मनाया जाता है। ये दिन भगवान शिव और नाग देवता की पूजा के लिए समर्पित है। इस अवसर पर अयोध्या स्थित शेषनाग मंदिर में सुबह से ही भक्तों की भीड़ देखी जा सकती है। नाग पंचमी पर श्रद्धालु विशेष तौर पर शेषावतार भी श्री लक्ष्मण मंदिर में पूजा अर्चना करने पहुंचते हैं। बड़ी संख्या में श्रद्धालु प्रयागराज स्थित श्री नाग वासुकी मंदिर पहुंचे। और आइए नया सवेरा में विभिन्न शहरों के तापमान पर डाल लेते हैं एक नजर। इसी के साथ नया सवेरा में फिलहाल इतना ही, लेकिन आइए जाने से पहले आपको लिए चलते हैं गुजरात का मशहूर कदम डुंगुर हिल स्टेशन। इसकी तस्वीरें आपको दिखाते हैं जो हरियाली से भरपूर है और यकीनन आपकी आंखों को जरूर सुकून देती हैं। तो मौका मिले तो जरूर जाइए यहाँ पर। फिलहाल नया सवेरा में आज इतना ही। मुझे पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।